हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम लाए आपके लिए आज टॉपिक साइंस की, और साइंस में पढ़ने वाले हैं आज हम रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हम आपको पढ़ाएंगे स्मार्ट तरीके से। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हम उस व्यू से हम आपको पढ़ाएंगे। और दूसरी बात है, एकदम हर टॉपिक आपके दिमाग में एक बार में बैठ जाएगा। कोशिश होगी कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊं आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जितना अधिक से अधिक को शेयर कीजिएगा। मैंने कहा हर टॉपिक को फ्री में पढ़ाएंगे। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मेरा भी मोटिवेशन काफ़ी हाई रहे, हम भी काफ़ी इनर्जेटिक होकर हम आपको पढ़ाएं। तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप बस सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक कीजिए, जितना अधिक हो शेयर कीजिए। चलिए आते हैं टॉपिक की रेडियो एक्टिविटी। फिर से वही बात, अंत में 1 मिनट बात कर लेंगे। रेडियो एक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी यानी मैडम क्यूरी, इन तीनों ने मिलकर रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज की। खोज किसने की? मेनली हेनरी बैकरल, साथ में सहयोगी थे पी क्यूरी और कौन? एम क्यूरी। अब बात आता है कि आखिर रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, किसे कहेंगे रेडियो सक्रियता? तो देखिएगा, वैसे तत्व, वैसे नाभिक, है ना, मतलब वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या 83 या 83 से अधिक होते हैं, तो ऐसे तत्वों के नाभिक जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी। और अस्थायी होने के कारण ये अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। और इसी अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करने की घटना यानी किरणों को उत्सर्जित करने की घटना क्या कहलाता है? रेडियो सक्रियता। समझ में आ चुका है कि रेडियो सक्रियता क्यों बना, कैसे होते हैं? क्योंकि नाभिक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और अस्थायी से अस्थायी बनने के लिए ये अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। और कौन करेंगे? तो जिनका परमाणु संख्या 83 या 83 से अधिक होगा, यानी प्रोटॉन की संख्या 83 या 83 से अधिक होगा, वही। यानी एक अगर वाक्य में समझे तो अस्थायी नाभिकों द्वारा अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होना रेडियो एक्टिविटी कहलाता, जिसको मैंने विशेषताएं से लिखा। क्या लिखा? कि जो भी रेडियो सक्रिय होंगे उनके नाभिक अस्थायी होंगे। क्यों अस्थायी होंगे? क्योंकि जनरली जिनकी प्रोटॉन संख्या 83 या 83 से अधिक होती है वो अस्थायी होते हैं। और अस्थायी होने के कारण स्वतः खुद से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आ चुका होगा। नहीं समझे? अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन ही रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले किसने खोज किया, किस चीज का खोज किया? तो जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही हैं इसके बारे में सबसे पहले दुनिया को किसने बताया? तो यह बताए थे महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने। किसने बताया था? रदरफोर्ड। कब बताया? तो इन्होंने बताया था 1902 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि अल्फा बीटा गामा इस तीनों किरणों में सबसे अधिक आयनन क्षमता, आयोनिक क्षमता, आयोनिक कैपेबिलिटी, आयनन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा होती है अल्फा किरण की। किसका होता है? अल्फा किरण का। ठीक है। अगला हम बात करें तो बीबीआई है कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होता है ये होता है गामा किरण का। किसका होता है? गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होते हैं। और जानते हैं बहुत खतरनाक होता है गामा किरण। जैसे अगर रेडियो एक्टिविटी के कारण जैसे अगर अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जन होंगी तो ये जो गामा किरणें होती है ये तुरंत ये जो कोशिका होता है कोशिका को तुरंत मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण किसी भी सजीव की मृत्यु क्या होती है? हो जाती है। तो याद रखें कि सबसे
ज्यादा आयनन क्षमता अल्फा की और सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की होती है, जो सबसे खतरनाक होता है। एक चीज और, जब अब क्वेश्चन आता है कि क्या अल्फा बीटा गामा किरण तीनों एक बार में निकल जाती है? तो नहीं, एक बार में नहीं निकलती। अब याद रखेंगे कि जहां भी रेडियो एक्टिविटी की घटना घटेगी, सबसे पहले अल्फा बीटा किरणें निकलेंगी। सबसे पहले दो किरणें, कौन कौन? अल्फा किरण और बीटा किरण, और सबसे बाद में जो किरण निकलता है उस किरण का नाम है गामा किरण। हो सकता है आपसे एग्जाम में यह भी पूछ दे कि बताइए रेडियो सक्रियता के दौरान सबसे अंत में कौन सी किरण निकलती है? तो वो कौन किरण है? गामा किरण। अगली हम बात कर लेते हैं कि अभी जैसे फिलहाल में बहुत जगह आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कुछ वर्ष पहले जापान की जो रिएक्टर थी, वो परमाणु रिएक्टर पे क्या हुआ कि वहां पे किरणें, छतें गली, किरणें निकलना स्टार्ट हो गई थी इधर उधर। उस समय जब देखिए, जब सुनामी 2004 में आया था, ये उस समय की बात कर रहे हैं, 2000 में जब सुनामी आया था, है ना, तो इसके कारण अल्फा बीटा गामा किरणें निकलने लगे। अब अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही है, इसकी काउंट कौन करेगा? कैसे पता चलेगा कि अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही हैं? तो पता है, यह जो रेडियो सक्रियता की जो माप की जाती है, इसको मापा जाता है किस चीज में? जीएम काउंटर से। यानी जीएम काउंटर बतला देता है किस चीज के बारे में? कि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन हो रहा है। अगली बात है, अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, तो क्या उस एलिमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ता है? हाँ, बेशक पड़ता है। अल्फा से इफेक्ट पड़ता है, बीटा से इफेक्ट पड़ता है, गामा किरण निकलने से किसी भी प्रकार के कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब किसी एलिमेंट से अल्फा किरणें उत्सर्जित होंगी, जब किसी परमाणु के नाभिक से जब अल्फा किरण निकलेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज, इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये यूरेनियम, ये नीचे मैंने लिखा पस यानी परमाणु संख्या है, और ऊपर में क्या लिखा मैंने? द्रव्यमान संख्या। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बेसिक बात है, याद रखिएगा कि नीचे में मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है यानी परमाणु संख्या, और ऊपर में मैंने क्या लिखा है? एटॉमिक मास, यानी मैंने क्या लिखा है? द्रव्यमान संख्या। अब देखिए, जब अल्फा किरण निकलती है, अल्फा किरण, तो पता है क्या इफेक्ट पड़ता है? ये जो उसका परमाणु संख्या होता है उसमें 2 की कमी होती है, और द्रव्यमान संख्या में ठीक दुगना यानी 2 दूना 4 की कमी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। और याद क्या करना, आप ऐसे ही जान गए कि जब अल्फा किरणें निकलेंगी तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी, और द्रव्यमान संख्या में कितनी की कमी होगी? तो 4 की कमी होगी। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे माना कि ये यूरेनियम का नाभिक है, यूरेनियम 235 यही रेडियो एक्टिव होता है, 238 रेडियो एक्टिव नहीं होता है। चलिए, अगर माना कि इससे अगर एक अल्फा किरण निकलती है, एक क्या, इससे एक अगर अल्फा किरण निकलती है तो क्या होगा? तो क्या होगा? देखिए, मैंने कहा कि परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। नीचे परमाणु संख्या, इसमें 2 की कमी, यानी 92 से कितना बन जाएगा? ये 2 गया तो 90, 90, और द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास में 4 की कमी, यानी 235 में जब 4 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 231। इसका पूरा एटम का नेचर ही चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद रखते हैं ये समझ में आ चुका होगा कि अल्फा किरणें निकलेंगी तो क्या होगा? परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। अगला, अगर बीटा किरण उत्सर्जित होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जब बीटा किरणें उत्सर्जित होंगी तो केवल परमाणु संख्या पे प्रभाव पड़ता है। और क्या पड़ता है? तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि होती है? 1 की वृद्धि हो जाती है। और द्रव्यमान संख्या पर मैंने लिखा है नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर समझते एग्जांपल से। माना कि यही अगर यूरेनियम 92 है, यूरेनियम 92,
अगर इससे एक बीटा किरण निकल जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मैंने कहा कि ये जो यूरेनियम जो होगा 92, इसकी परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होगी। 1 की वृद्धि होगा तो 92 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 93, 93। और द्रव्यमान संख्या 235 होता है, इसमें क्या होगा? नो चेंज। तो समझ पा रहे हैं आसानी से कि अल्फा बीटा करने से क्या इफेक्ट होगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन अभी सॉल्व कीजिए। अगर इस यूरेनियम के नाभिक से एक अल्फा और 2 बीटा किरणें निकलती हैं तो इस यूरेनियम के नाभिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, क्वेश्चन फिर से सुनिए। अगर किसी यूरेनियम के नाभिक से, अगर यूरेनियम है 92 और 235, अगर इससे एक अल्फा और 2 बीटा किरण निकलेंगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो चलिए क्या इफेक्ट पड़ेगा यहां समझते हैं। यूरेनियम एक अल्फा निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या में क्या होगी? क्या पहले कमी लिखिए अल्फा के कारण, तो द्रव्यमान पहले परमाणु संख्या में क्या होगी? 2 की कमी होगी। तो 90 से 2 घट जाएगा तो कितना? 92 से 2 घटे तो कितना हो जाएगा? 90, 90। अब फिर बीटा क्या करेगा कि 1 बढ़ा देगा, तो 2 निकला तो कितना बढ़ा देगा? 2 बढ़ा देगा। तो अल्फा के कारण 92 से 90 हुआ, अब बीटा के कारण फिर 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। और बात करेंगे द्रव्यमान संख्या पे, एक अल्फा निकलता है तो द्रव्यमान संख्या पे 4 की कमी होती है, यानी 235 में 4 निकला तो 231। और बीटा से द्रव्यमान संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जिनका भी आंसर अगर ये निकल के आया क्या कि परमाणु संख्या 92 ही रह जाएगा लेकिन द्रव्यमान संख्या 231 होगा, उनका सही है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। समझ में इतना आ चुका है। अब अगला है गामा किरण, खतरनाक किरण, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता। अब इसके निकलने से क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इसके निकलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने लिखा नो चेंज एनीवेयर, ना द्रव्यमान संख्या में और ना परमाणु संख्या में, यानी ना तो एटॉमिक नंबर में और ना ही एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं होता। अगली बात कर लेते हैं किरणों की नेचर। ये जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही हैं, यही तो रेडियोसिविता कहलाते हैं। क्या है ये अल्फा बीटा गामा किरणें? याद रखिएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन उठते हैं। जो अल्फा किरण होता है ना, अल्फा ये नेचर में धनात्मक होता है, यानी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। बीटा किरण की बात करें या कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। गामा किरण उदासीन होता है। और जानते हैं गामा किरण क्या होते हैं? गामा किरण होता है फोटोन। क्या होता है? फोटोन। और फोटोन क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। याद रखिएगा कि एग्जाम में आपसे यह पूछे कि कौन सी किरण फोटोन है तो वो कौन है? गामा किरण। अगर आपसे यह भी पूछे कि कौन सी किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है तो वो गामा किरण है। यहाँ तक समझ में आ चुका है? उम्मीद रखते हैं हर बात आपको समझ में अच्छे से आ चुकी होंगी कि रेडियो एक्टिविटी किससे कहेंगे, है ना? किसकी भेदन क्षमता ज़्यादा है, किसकी आनंद क्षमता ज़्यादा है, अल्फा बीटा गामा किरण से क्या इफेक्ट पड़ती है। अब अगला ये जो कि एक क्वेश्चन है, ये इसके लिए मुझे ये 2 टॉपिक मैंने आपके एक्स्ट्रा में समझा रहा हूँ। समस्थानिक क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक, एक चीज याद रखिएगा, फिर से वही बात देखिए। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या 7 है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 क्यों है, 11 क्यों है? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 क्यों है? तो याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिसमें जितनी प्रोटॉन संख्या होती है या उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और यही उसकी परमाणु संख्या होती है। यानी अगर सोडियम की जैसे मैंने यूरेनियम लिखा, अगर यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी है? 92 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 92 और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 92। अगर नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है। और आपको पता होगा किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। आज एक बात याद कर लीजिए, बहुवाला बात, कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। एक बात है। दूसरी बात है, चाहे इलेक्ट्रॉन जितना हो चाहे प्रोटॉन जितना हो, वही उसका क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कहिएगा 20। क्यों? उसमें 20 प्रोटॉन होते हैं या 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहिएगा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कहिएगा 1।
क्यों? उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, क्यों? उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले टॉपिक समझते हैं। समस्थानिक आइसोटोप्स किसे कहेंगे? जिसमें परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। नहीं समझे? जिसमें एटॉमिक नंबर समान किंतु एटॉमिक मास भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। क्या कहलाता है? समस्थानिक। अब एग्जांपल समझते हैं। देखिए एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे यूरेनियम का 2 समस्थानिक होता है, 2। एक होता है यूरेनियम, देखिए एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238। यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 92। अब खुद देखिए परमाणु संख्या दोनों में कितना है? 92 है। इसमें भी कितना है? 92 है। लेकिन द्रव्यमान संख्या इसी यूरेनियम में एक का 235 है और एक का 238 है, तो है ना, परमाणु संख्या दोनों का समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या ऊपर में एक का 235 एक का 238, इसलिए क्या समस्थानिक है। जैसे कि एक और, जैसे कार्बन, एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। कार्बन का एक कार्बन 12 होता है और एक कार्बन 14 भी होता है, 14 भी होता है। और कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कहेगा 6 होता है। कितना होता है? 6। देखिए तो कि परमाणु संख्या दोनों कार्बन का 6 है, लेकिन एक का द्रव्यमान संख्या 12 है और एक का क्या 14 है, तो ये क्या कहलाएगा? समस्थानिक। अगला समभारिक, जिसे एग्जाम में आता है, बहुत छोटा चीज लेकिन एग्जाम में पूछता है कॉन्सेप्चुअल। समस्थानिक मतलब उसका स्थान समान हो, और स्थान कौन देता है? प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। अगला समभारिक मतलब समझते हैं भार समान हो। क्या समान हो? भार समान हो। भार मतलब क्या समान हो? तो द्रव्यमान संख्या इस पर समान होना चाहिए, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, यानी इस पर ठीक इसका उल्टा, यानी द्रव्यमान संख्या समान होगा लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा। देखिए कैसे, हम एग्जांपल लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे एग्जांपल, हम इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 19। आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का कितना होता है? 20। अब इस सब का ऊपर में लिखते हैं द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आर्गन का भी 40, पोटेशियम का भी 40 और कैल्शियम का भी 40। अब देखिए तो कहता है समभारिक उसको कहेंगे जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो। देखिए तो तीनों का ऊपर में आर्गन का भी 40, पोटेशियम का भी 40, कैल्शियम का 40 है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। आर्गन का 18, इसका 19 और कैल्शियम का कितना है? 20। तो समझ में आ गया किसको कहेंगे? समस्थानिक। समस्थान मतलब परमाणु संख्या समान, समभारिक यानी द्रव्यमान संख्या समान, ये कीवर्ड है। चलिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, सॉल्व कीजिए कि किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होगा? किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होगा? वीडियो रोकिए और बताइए किसके उत्सर्जन से, अल्फा के कि बीटा के कि गामा के कि कितना अल्फा कितना बीटा। वीडियो रोकिए, खुद से बनाइए। देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए याद रखिएगा कि कभी भी अगर बीटा किरणें निकलेंगी तो समभारिक का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा? समभारिक का। समझने के लिए बता रहे, ऐसा नहीं है। चलिए समझने के लिए एक चीज, ठीक है, रियल लाइफ में आइए। जैसे यूरेनियम 92 to 35 से मैंने क्या किया? एक बीटा किरण मैंने निकाल दिया। कितना बीटा किरण? एक बीटा किरण। तो बताइए परमाणु संख्या में क्या होता है? तो अभी बताया मैंने कि अगर बीटा किरण एक निकलेंगी तो परमाणु संख्या में एक का कमी होता है, सॉरी एक का वृद्धि होता है। तो 92 से एक बढ़ के कितना हो जाएगा? 93। और द्रव्यमान संख्या में कोई कमी होता है क्या? तो अभी ना पढ़े कि द्रव्यमान संख्या में बीटा निकलने से कोई कमी नहीं होता। कि 235 है तो क्या रह जाएगा? 235। अब खुद सोचिए, तो खुद सोचिए क्या बन गया? ये बन गया समभारिक। द्रव्यमान संख्या 235 से था, यहाँ भी 235 से है, लेकिन परमाणु संख्या
92 है, यहाँ पे 93 है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो गया ना। अब 2 को बीटा ही निकाल दीजिए, 2 को बीटा निकाल दीजिएगा, 2 को बीटा, तो जब ए को निकालने से ए को बढ़ेगा तो 2 को निकालने से क्या को बढ़ जाएगा, 2 को, तो 92 2 कितना हो जाएगा 94। और द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो क्या देख रहे हैं, द्रव्यमान संख्या चेंज नहीं हुआ, परमाणु संख्या चेंज हो गया, ये प्लूटोनियम बन गया। 94 परमाणु संख्या किसकी है, प्लूटोनियम की। उम्मीद रखते समझ में आ चुका होगा, मैंने वही बातें बताई हैं जो एग्जाम में आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिएगा, और एकदम मन से पढ़िए, एग्जाम को क्रैक कीजिए। एग्जाम को क्रैक करने के बाद मैसेज कीजिए, अगर आपके एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगा। लेकिन उससे पहले बहुत यह जरूरी है कि एग्जाम के व्यूज से मेहनत किया जाए, जीतोर मेहनत कीजिए, जीतोर मेहनत कीजिए। कभी आप परिणाम का मतलब मत सोचिए कि परिणाम क्या होगा, आप मेहनत कीजिए, मेहनत के पीछे सफलता खुद दौड़ी आती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फ्री में पढ़ाते हैं, कोई चार्ज नहीं है, और आने वाला फ्यूचर में जो भी सिलेबस होंगे, किसी भी एग्जाम का सिलेबस होगा, हर चीज फ्री में पढ़ाएंगे, कोई चार्जेस नहीं। बस आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले क्लास में।